डायोड की बायसिंग, जब भी हमारे पास एक डायोड होता है तो हम उसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर ये डायोड है तो आपको पता होना चाहिए ये हमारी पी साइड है, ये एन साइड है ना, पी से एन की तरफ करंट फ्लो होता है। आपको बता देता हूँ आइडियल केस में क्या होता है। मान लो हमारे पास इस तरीके से सिचुएशन है, अगर डायोड नहीं होता यहाँ पे इस तरीके से तार होता तो बैटरी इस तरीके से करंट फ्लो कराने की कोशिश करती, और डायोड में देखो, डायोड में एरो इसी तरफ है तो बेसिकली डायोड ये करंट को फ्लो होने देगा। आइडियल केस में यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। इस तरीके से आप इसको मान सकते हो। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस है ना, इसको फॉरवर्ड बायस बोला जाता है। यहाँ पे देखो बैटरी इस तरीके से करंट फ्लो कराना चाहती है, लेकिन डायोड इस पर उल्टा लगा हुआ है, तो डायोड बोलेगा मैं आपको जाने नहीं दूंगा, तो इसलिए ये रिवर्स बायस कहलाता है। यहाँ पे इसका आइडियल केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है। डिटेल अभी देख लेंगे कैसे, तो ये मोटा मोटी हमें समझ में आना चाहिए। ध्यान क्या रखना है, देखो ये इसकी पी साइड है, ये इसकी एन साइड है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। कैसे पता चला मुझे, पी से एन की तरफ एरो होता है, पी से एन की तरफ एरो होता है ना, ये देखो ये जो एरो था इसमें पी से एन की तरफ होता है। तो यहाँ पर बैटरी की पॉजिटिव साइड इसके एन साइड टाइप वाली साइड से कनेक्टेड है, तो ये रिवर्स बायस हो गया। बैटरी का पॉजिटिव ये है, वो इसके पी टाइप की तरफ से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। ये आपको याद रखने का तरीका हो गया ये, तो ये बस हमारे पास बायसिंग हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड। फॉरवर्ड बायस की कंडीशन क्या है, हमारे पास पी साइड बेसिकली ऐसे समझो कि अगर डायोड के एब्सेंस में करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता उसके एरो की तरफ, तो समझ जाओ कि वो फॉरवर्ड बायस में है ना, क्योंकि डायोड सिर्फ इसी तरफ करंट फ्लो होने दे सकता है ना। इसमें आपको ये पता करना है, अगर इस तरफ से आपको करंट फ्लो कराना है तो ये वाली साइड हायर पोटेंशियल पे होनी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, इस तरफ के है ना, इस तरफ में आप इसको मान लो। ये कहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो अब बताओ कि इसमें फॉरवर्ड बायस कौन सा डायोड है। इसका करेक्ट आंसर है डी। बहुत ही सिंपल है, हमारे पास देखना है कि ये वाली साइड कब इस वाली साइड से हायर पोटेंशियल पे, तो यहाँ पे ये -4 है, ये -3 है, तो बेसिकली ये हायर पोटेंशियल हो गया ना, तो ये नहीं हुआ। यहाँ पे भी आप देखोगे ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे हो गया, ये लोअर पोटेंशियल पे हो गया। अगेन इसमें ये हायर पोटेंशियल पे है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आप देखोगे ये 0 है, ये -2 है, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो होने की टेंडेंसी होगी और ये जाने भी देगा उसको ऐसे, इसलिए ये जाता हमारा फॉरवर्ड बायस, डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास इस तरीके से डायोड है, ये यहाँ पे डायोड कैसे बनाएंगे, देखो पी साइड से एन साइड करंट फ्लो होता है, ये मैंने आपको बताया था, इस तरीके से याद रखने का तरीका है, क्यों होता है वो अभी देख लेंगे। तो हमारे पास एक्चुअली जो डायोड होगा यहाँ पर वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास डायोड है। अब एक बात बताओ, इसको मैं हायर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दूँ, इसको लोअर पोटेंशियल पे कनेक्ट कर दूँ, इसका मतलब जो एक्सटर्नल हमने वोल्टेज लगाया है उसके कारण इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आना है। डायोड के अंदर खुद का एक इस तरीके से स्पेस चार्ज रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड था, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसको हम बोलेंगे ई एक्सटर्नल। तो हमारे पास क्योंकि हमने इसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ जाता है ई एक्सटर्नल। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हमारे पास कुछ होल्स थे इस तरीके से, वो इधर जाना चाहते थे, लेकिन उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रहा था कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, ड्रिफ्ट करा देता था वापस। हमने एक्सटर्नल लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कि नहीं तुम तो जाओ। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट हमारे पास इसी दिशा में आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे केस में हम देखते हैं कि बहुत सारे होल सब उधर कूद कूद के जाएंगे, जोर जोर से जाएंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो चुका है इन दोनों का सम मिला करके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बहुत सारे हैं तो उन पे इधर फोर्स लगे, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत इस तरफ आते हैं। तो ऐसे केस में हम देखते हैं दोनों में जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, इसमें होल इसमें इलेक्ट्रॉन, उन दोनों के कारण हमारे पास करंट आ जाता है। तो यहाँ पे देखो वी एक्सटर्नल अगेंस्ट बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करता है बेसिकली, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट काम करता है। डिप्लीशन रीजन गेट्स थिनर, ये डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो पतली हो जाती है, बेसिकली आप बोल सकते हो वो गायब ही हो गई है ना, सीधे डायरेक्टली यहाँ पे बहुत तेजी से फ्लो होने लगता है हमारे पास। हाई डिफ्यूजन करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, याद रखना हाई डिफ्यूजन करंट की बात हो रही है ना, ये इधर जाना चाहते थे, डिफ्यूजन करंट उसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण जो होता है। और ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे होल्स के कारण, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण, वो हमें देखने को मिलता है।
लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता इनफाइनाइट 20-25 एम्पियर का करंट आ गया, देखने को मिलता है हमें मिली एम्पियर्स में ही करंट, क्योंकि ये सेमी कंडक्टर है, मेटल तो नहीं है। करंट की वैल्यू हाई है लेकिन फिर भी वो मिली एम्पियर्स में ही है। तो ये हो गई हमारी फॉरवर्ड बायसिंग। In the circuit, if the forward voltage drop for the diode is 0.5 volt, the current will be, देखो इसमें क्या होता है, पहले तो एक चीज़ समझो, यहाँ पर हमारे पास अगर डायोड नहीं होता, इस तरीके से वायर होता, तो बैटरी यूं कुछ इसमें करंट घुमाने की कोशिश करती। क्या यहाँ पर डायोड इसी तरफ एरो लेके बैठा हुआ है? यस, तो यानी डायोड इस तरीके से एरो को करंट को पास होने देगा। अब करंट तो पास होने देगा लेकिन इसमें 0.5 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप आ जाता है इसमें। तो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल है, अब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट रहा होगा, लेट से ग्राउंड है, तो यहाँ पे +8 आ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, 7.5 वोल्ट बचेगा। अब इसके हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है कितना करंट आ जाता है। इस तरीके से आप करंट पता कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इसका करेक्ट आंसर है ए। बहुत ही आसान है। देखो हमारे पास क्या होता है, V = IR, आई की वैल्यू आ जाएगी V/R, लेकिन ये V कौन सा है, वोल्टेज अक्रॉस दिस हमें मानना पड़ेगा। तो वो वोल्टेज की वैल्यू आ जाती है कितनी, हमने देखा था 7.5 डिवाइडेड बाई 2.2 किलो ओम, तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 7, और ये कुछ 3.4 के आसपास आने वाली है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें यही आ रहा है, और इंटू 10⁻³ एम्पियर, या फिर आप इसको लिख सकते हो 3.4 मिली एम्पियर। ए बिकम्स अ करेक्ट आंसर। रिवर्स बायस, इसमें हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में देखो हमारे पास डायोड को अगर मैं बनाऊं इस तरीके से, हमारे पास डायोड होता है। डायोड का काम क्या है कि वो इस तरीके से इस दिशा में करंट जाने देगा। ये जो है एरो है, देखो इस तरीके से आ रहा है हमारे पास, ऐसे करंट फ्लो कराना चाहेगा, ये सिर्फ इस तरीके से अलाउ करता है। अगर मैं बैटरी इस तरीके से कनेक्ट करूं कि बैटरी ऐसे करंट फ्लो कराना चाहती है, बेसिकली वो कब पॉसिबल होगा, जब मैं यहाँ पर पॉजिटिव रखूंगा इस तरीके से, तो उस केस में ये रिवर्स बायस हो जाएगा ना, ये ऐसे जाने ही नहीं देगा करंट को। तो उसमें पता चल जाता है कि भाई इसकी जो एन साइड है उसको हमें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होता है, और पी साइड को नेगेटिव से। तो जब आप पी को पी से करते हो तो वो अपना क्या था, फॉरवर्ड बायस। जब पी को एन कर दोगे, बेसिकली उल्टा कर दोगे, तो वो रिवर्स बायस हो जाता है। इस चीज़ को समझो, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफ्यूजन करंट होता था, ऐसे डिफ्यूज होना चाहते थे। क्यों होना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे होल्स की हायर कंसंट्रेशन है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड उनको वापस पीछे खींच लाता था, उनको ड्रिफ्ट करा देता था, वो उसको जाने नहीं देता था। हमने क्या किया, हमने इस तरीके से इसको रिवर्स बायस में ऐसे कनेक्ट कर दिया है। उसकी वजह से इसके अक्रॉस ये देखो और हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा जितना बैटरी का पोटेंशियल है। जैसे ही ये हायर पोटेंशियल पे आएगा, हमारे पास ये देखो इस तरीके से हायर पोटेंशियल पे आ जाएगा, तो बेसिकली ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे बना सकता हूँ कि भाई हमारे पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, EXT एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वो इसी डायरेक्शन में है। तो अब ये जो डिफ्यूज़ होना चाहते थे उनको यही रोक दिया करता था। अब ये दोनों मिल गए हैं तो कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे डिफ्यूजन हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। V एक्सटर्नल इंक्रीजेस द बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल बेसिकली ये जो पोटेंशियल था अब वो इंक्रीज हो जाता है इस तरीके से, है ना। हमारे पास इस तरीके से इंक्रीज हो जाएगा बैरियर पोटेंशियल, ठीक। डिप्लीशन रीजन गेट्स थिकर। ये जो हमारा डिप्लीशन रीजन था वो और इस तरीके से चौड़ा हो जाता है। ये सब चीज़ें आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। लो ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब इसको समझो, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो डिफ्यूज होने से रहे, काफ़ी अच्छा खासा हमारे पास पोटेंशियल बैरियर आ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर ये है तो सेमीकंडक्टर मटेरियल ही, इसमें सिलिकॉन भी है। अब सिलिकॉन है, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर रैंडमली जनरेट होते रहते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन होते रहते हैं, रिकम्बाइन भी होते रहते हैं। मान लो यहाँ पे एक नया इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मान लो अगर होल है तो होल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर फोर्स लगेगा, होल इस तरफ आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, वो इधर चला जाएगा। तो उन दोनों के कारण कुछ ना कुछ करंट आने वाला है। होल इस तरफ आ रहे थे यानी कि इसी तरफ करंट आएगा। तो बैटरी जो हमने लगाई थी वो ऐसे करंट फ्लो कराना चाहती थी, लेकिन
उतना ज़्यादा करंट तो नहीं होगा, बहुत ही कम करंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लो ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कैसे, यहाँ पर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुआ है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चला जाएगा, होल इस तरफ चला जाएगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर पा रहे, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जो मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमें करंट देखने को मिलता है वो बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर्स की टर्म्स में आता है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है कि भाई यहाँ पे आप इस पोटेंशियल बैरियर को कितना भी ऊंचा कर दो, है ना, जितना आप इसको ऊंचा करते जाओगे उतना यहाँ से डिफ्यूजन रुक न जाएगा, मतलब वो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। लेकिन जो करंट जो बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है, यहाँ पे नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो जनरेट होते हैं वो करंट फ्लो करा रहे हैं। अब आप कितना भी पोटेंशियल बैरियर बढ़ा दो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो जितने जनरेट होते थे पर सेकंड उतने ही होते रहेंगे। तो वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पे जो भी करंट होता है, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। करंट इज इन म्यू ए एंड करंट इज इंडिपेंडेंट, है ना, करंट इंडिपेंडेंट ऑफ वी एक्सटर्नल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, हमें बस यही चीज़ देखनी पड़ेगी। तो ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लिख लेते हैं, करंट इज लिमिटेड बाय माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वी एक्सटर्नल और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण वो लिमिटेड है, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं हो सकती। जितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे उतने उनके हिसाब से ही करंट आ पाएगा, मेजॉरिटी के वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। इसी पे बेस्ड थ्योरेटिकल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम पीएन जंक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखने वाले हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास देखो हम वोल्टेज चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल हो जाता है। यहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा हमारे पास, इस तरीके से माइनस भी लिख दो यहाँ पे जो भी लिखना है। हम देखते हैं फिर करंट को, ठीक है, तो यहाँ पर हम करंट देखेंगे इस एक्सिस पे। तो देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। इनिशियली फॉरवर्ड बायस वाले का काम होता है कि भाई हमारे पास वो जो पोटेंशियल बैरियर आ गया था ना, इस तरीके से पोटेंशियल बैरियर रहता है, पहले उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, फिर पोटेंशियल बैरियर जो नीचे आता है फिर उसके बाद सेम लेवल हो जाता है, उसके बाद काफ़ी अच्छा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हमें करंट देखने को मिलता है। तो इनिशियली आप इसको देखो इस तरीके का ग्राफ होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तक हमें कोई करंट देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद अचानक तेज़ी से हमारे पास करंट इस तरीके से बढ़ता है, ये इस तरीके से हमारे पास करंट बढ़ता है। ये कौन सी साइड हो गई, फॉरवर्ड बायस, FWD बायस, ठीक है। करंट की जो वैल्यू आती है वो आती है मिली एम्पियर्स में, है ना, दिस विल बी इन मिली एम्पियर्स। ये एक स्पेशल वोल्टेज है हमारे पास, उसको हम लिखते हैं VTH, या फिर उसको आप थ्रेशोल्ड या नी पॉइंट क्यों, ये घुटने जैसा दिखाई दे रहा है ना, या फिर कट इन वोल्टेज, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर कट इन और नी पॉइंट, KNEE पॉइंट वोल्टेज। ठीक, यहाँ पर जो हमारे पास करंट की इक्वेशन होती है, अब देखो ये आपसे कभी पूछी जा सकती है, वैसे चांसेस बहुत ही कम है। आई की जो वैल्यू होती है वो आती है I0, और फिर हमारे पास ब्रैकेट में आता है e⁻EV/kT -1। तो इसके आने के काफ़ी कम चांसेस हैं, ठीक है, बहुत ही कम चांसेस इसके आने के, और जो भी है यही है, इसको याद करना है तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। हमें बस ये समझना होता है एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद वो इस तरीके से आता है। रिवर्स बायस में क्या होगा, हम रिवर्स बायस में इस तरीके से लगाते हैं, तो दिस इज रिवर्स बायस वाली साइड, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में हमने देखा था कि हमारे पास जो करंट होता है, वोल्टेज कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण हमारे पास करंट होता है। तो यहाँ पे आप वोल्टेज बढ़ाते जाओ, नेगेटिव में कितना भी बढ़ाते जाओ, हर एक जगह पे हमें करंट की वैल्यू सेम देखने को मिलती है। वो जो करंट की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, लेट्स से ये करंट की वैल्यू है। अब एग्जैक्टली ये नहीं होती है, एकदम जीरो रखोगे तो वो इस तरीके से जीरो भी होती है ना। और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है, एक्चुअली अगर मिली एम्पियर स्केल में बनाते हैं तो वो एकदम ऐसे चिपकी हुई आती, जीरो के बराबर ही आती। लेकिन उसी को मैं स्ट्रेच कर दूँ पूरे के पूरे ग्राफ को नीचे की तरफ, बेसिकली हमारे पास अगर करंट यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में मैं देखने लग जाऊँ तो मुझे इस तरीके का ग्राफ दिखता है। तो यहाँ पे स्केल अलग अलग होता है इस ग्राफ में, ऊपर मिली एम्पियर में, नीचे माइक्रो एम्पियर में।
और यहाँ पर आप वोल्टेज की वैल्यू कितनी भी चेंज करो, नेगेटिव में कितना भी बढ़ाते जाओ, करंट की वैल्यू कांस्टेंट है ना। और इस करंट की जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आई नॉट, दिस इज आई नॉट। आई नॉट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये वही आई नॉट है जो यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज। यहाँ पर ये देखो कांस्टेंट वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, लेकिन एक स्पेशल चीज़ होती है यहाँ पे, हमारे पास ब्रेकडाउन होता है, एक ऐसा वोल्टेज आ जाता है जिसके बाद हमारे पास करंट की वैल्यू एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। दो तरीके से ब्रेकडाउन होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास वोल्टेज आता है, ठीक है, दिस इज जीनर वोल्टेज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जीनर ब्रेकडाउन है तो वी जीनर, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है। रियल ग्राफ रियल डायोड होता है तो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ आता है। आइडियल डायोड होता है, आइडियल डायोड के केस में देखो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा भी वोल्टेज बढ़ा दोगे तो इनफाइनाइट करंट होना चाहिए, और पीछे की तरफ कितना भी वोल्टेज बढ़ा दो करंट जीरो होना चाहिए। तो आइडियल का ग्राफ आपसे पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा। आइडियल का ग्राफ इस तरीके से बना देता हूँ, दिस इज आइडियल डायोड, दिस इज रियल डायोड। दैट्स इट, यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा हिस्सा है जो बहुत ही छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का। जी हाँ, उसमें हमने 40 दिन में पूरी की पूरी फिजिक्स 11th और 12th की कंप्लीट कर ली है, और 2-2 घंटे के वीडियोस होते हैं। कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेस के एडिशनल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। पूरी की पूरी फिजिक्स है। नोट्स आप चाहो तो डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। कलरफुल हैंडमेड नोट्स विद कस्टम मेड ग्राफिक्स, पूरी की पूरी फ्री है। कहाँ से डाउनलोड करोगे सारी PDF? डिस्क्रिप्शन में जो कोर्स पेज है उसी से जाइए, वहाँ पर आपको ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे के सारे डाउनलोड कर सकते हो। साथ में मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।